नमस्कार प्रिय साथियों। आज संविधान चर्चा के छठे भाग में सूचना के अधिकार कानून को दबाने के लिए जो कानून में संशोधन सरकार के द्वारा किया गया है या कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो सूचना के कानून को निष्प्रभावी करते हैं, उसको बाईपास कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हमको क्या खास मिला था। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जैसे गांव घर में चंदा इकट्ठा करके मंदिर या कोई शिक्षण संस्थान, कोई हवन यज्ञ कुछ भी करते हैं, पैसा जमा होता है और जब सब कुछ खर्च हो जाता है तो हम जो लोग चंदा दिए रहते हैं उनकी एक अपेक्षा होती है कि हमको पता चले कि क्या आय हुआ, क्या व्यय हुआ, कितना पैसा बचा या कितना पैसा नुकसान हो गया। और यही बात जब हम पारदर्शिता के साथ चंदा देने वाले, चंदा नहीं देने वाले को भी देते हैं तो इससे समाज में जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं उनकी प्रतिष्ठा बनती है। और यही बात हमारे देश के संचालन में भी सही है। पहले यह अधिकार केवल भारत के एमपी एमएलए को था कि वह सदन में कोई भी सवाल पूछ सकते थे जिसका तथ्यात्मक उत्तर विभाग के द्वारा दिया जाता था। देश हमारा है, हम टैक्स देते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि देश में जो काम हो रहा है वह पारदर्शी हो और हमको पता चले कि हमारे टैक्स का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है। ये तो खर्चे की बात हो गई। सूचना का अधिकार हमारे सामान्य जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जैसे कि आपने किसी साहब को आवेदन दिया, किसी कार्यालय में आवेदन दिया, आप रोज कार्यालय जा रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमारा आवेदन का क्या हुआ। तो बड़ा बाबू कहते हैं कल आओ, छोटा बाबू कहते हैं परसों आओ। तो इस प्रकार से आज कल परसों चलता रहता है और हमको पता नहीं चलता कि हमारा आवेदन की अभी क्या स्थिति है, वो कहाँ जाकर के रुका पड़ा है भी या नहीं है। क्योंकि हम लोगों में एक खास कमजोरी है कि जब हम साहब लोग को आवेदन देते हैं और कोई कह दे, आशीष सिंह जैसा आदमी, कि भाई आवेदन का पावती या रिसीविंग जरूर लेना, और कोई व्यक्ति उत्साह में जाकर के साहब से आवेदन का पावती मांग देता है तो साहब को लगता है कि जैसे किसी ने उनके इज्जत पर हमला कर दिया। पता नहीं क्या है हमारे देश के जो ऑफिसर हैं, और ये मानसिकता सिर्फ ऑफिसर की नहीं है, जो छोटे छोटे पदाधिकारी भी हैं, उनको लगता है कि कोई रिसीविंग मांग दिया तो उन पर विश्वास नहीं किया। और जबकि सामान्य जीवन में आप देखिएगा कि सरकार के तरफ से अगर कोई नोटिस जाना होगा तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा, कहेगा कोई बात नहीं, इस पर को साइन करके दे दीजिए। कई बार तो सादा पेपर पर साइन करवा लेते हैं और आप कर देते हैं कि भाई साहब बोल रहे हैं करना होगा। तो साहब को लगता है कि उस पर विश्वास किया जाना चाहिए और हमें ये साहस नहीं होता कि हम उनसे रिसीविंग मांग पाए आवेदन का।
और उसके वजह से होता क्या है कि हम जो आवेदन दिए हैं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आरटीआई कानून तभी कारगर होगा जब आपके पास आवेदन देने का प्रमाण होगा, और आवेदन देने का प्रमाण सिर्फ रिसीविंग है। तो रिसीविंग है नहीं तो फिर आरटीआई आपके काम का भी नहीं है। लेकिन अगर कोई काबिल आदमी, जिसको हमारे बाबू लोग, सरकारी बाबू लोग काबिल आदमी बोलते हैं, अगर वो आवेदन का रिसीविंग ले लेता है तो उनका कान खड़ा रहता है कि भैया आज नहीं तो कल हो सकता है यह विधिवत हमसे पूछ दे कि भाई हमारा आवेदन अभी कहाँ है और अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, और इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति कौन कौन है। और आरटीआई यही आपको अधिकार देता था कि आप आवेदन दिए हैं, उसकी पावती है, तो आप आरटीआई लगा सकते हैं, लगा करके पूछ सकते हैं कि किन किन बाबू ने आपके आवेदन को कितने दिन तक दबा करके रखा, और इसके आधार पर कार्रवाई होती है। कई बाबू का नौकरी चला गया, कईयों को 25-25 हजार रुपये फाइन लग गए, कई लोग सस्पेंड हो गए। लेकिन कोई भी कानून हमारे पक्ष में तभी काम करेगा जब हम उसका उपयोग हम जानेंगे। बात बहुत साधारण है, जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि कुछ दवाई मुंह से खाना है, कुछ दवाई सुई लगा करके खाना है, कुछ मलहम के रूप में लगेगा। अगर मलहम को खा लीजिएगा तो जीवन बचाना मुश्किल है, पीने वाले सिरप को अगर इंजेक्शन से ले लिए तो भी जीवन बचाना मुश्किल है, और सुई से जो दवाई आपके शरीर में जाना था अगर वह मुंह से चला गया तो भी जीवन बचाना मुश्किल है। अगर सूचना का अधिकार हम सामान्य जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारे पास में पावती होना चाहिए, और पावती होने के बाद ही हम उस पर कोई कार्रवाई आरटीआई के अंतर्गत कर सकते हैं। अब क्या हुआ है कि ये तो आपके उपयोग की बात थी कि आपके जीवन में आरटीआई कैसे प्रभावी है, लेकिन कुछ काबिल लोग होते हैं, वो पूछ देता है कि हाँ भाई, सो वीडियो साहब बताइए अभी अपने यहाँ ब्लॉक में क्या क्या योजना चल रहा है, कहाँ क्या खर्च हुआ है, गुणवत्ता की जांच हुई या नहीं हुई, जांच हुई तो किस लैब से जांच हुआ, उसका सैंपल कहाँ है, क्या सैंपल प्रिजर्व करके रखा गया है। या आपको मन में आया कि चलो भाई हम भी निरीक्षण कर लेते हैं, पहले साहब बाबू डीएम साहब निरीक्षण करते थे काम का, अब आरटीआई के कानून ने यह अधिकार सामान्य नागरिक को दे दिया कि वह काम का निरीक्षण कर सकते हैं, फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं, अगर उनको मन किया तो वो उसका प्रतिलिपि ले सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, उसमें बाबू का साइन करवा सकते हैं कि हाँ ये सच्ची प्रति है। तो ये सारा अधिकार आपको दिया था। कुछ लोगों ने इसको सरकार पर, ऑफिसर पर निगाहवानी का औजार बनाया, जिससे सरकार को परेशानी होने लगी। आप पीएम केयर फंड सुने होंगे, जिसका बहुत जोर शोर से देश में प्रचार प्रसार हुआ। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि इसमें अधिक से अधिक चंदा दीजिए। जब विपक्ष को लगा कि भाई सरकार सरकारी कंपनी से भी चंदा ले रही है, निजी कंपनी से चंदा ले रही है, पहले यह नियम होता था कि सरकार की कंपनियां सरकार को चंदा नहीं देती थी, क्योंकि वो सरकार का धन है, सरकार को जैसे मर्जी होगा उस तरह से अधिसूचना निकाल करके या नियमानुसार उसको वहां से लेकर के वो खर्च कर सकती थी और करती भी थी। लेकिन अब सरकार ने सरकारी कंपनियों को भी छूट दे दिया कि आप किसी को भी चंदा दे सकते हैं।
पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ रुपए आए। कुछ काबिल लोग जिसको बोलते हैं, जिनको लगा कि भाई चलो सरकार को उंगली करते हैं, देखते हैं कि सरकार पीएम केयर फंड का पैसा का खर्च कहाँ किया, कहाँ से पैसा आया। तो जब यह आवेदन लगाया गया केंद्र सरकार को, तो मोदी जी का विभाग उधर से जवाब देता है कि भाई पीएम केयर फंड जो है वो निजी संस्थान है, ये सरकारी नहीं है, इसलिए हम इसका जवाब नहीं देंगे। पूरा देश सन्न रह गया कि जिस पीएम केयर फंड को हम लोग सरकार का निधि समझते थे, पहले प्रधानमंत्री सहायता कोष होता था, उसका हम लोग एकदम जिसको बोलते हैं ना कि रगड़ रगड़ करके विरोध किए थे। और आज और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री राहत कोष का आप एक एक पैसे का हिसाब ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री केयर फंड का नहीं ले सकते। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो चाहते थे कि राष्ट्र का एक एक पैसा पर हम भी जाने, हम भी तो समझें कि आखिर ये चीज़ें खर्च कैसे हो रही है, तो उनको बड़ा धक्का लगा। और भी विभाग में जब ये लोग जानना चाहे कि आखिर कहाँ कहाँ क्या बदलाव आ गया, तो सरकार भी सतर्क हो गई कि भाई कहीं हमारे मित्रों का नहीं खाता पर्ची ये लोग मांग ले। तो सरकार ने क्या किया कि बैंक से जो लोग लोन लिए हैं, जो लोन जानबूझ करके जमा नहीं कर रहे हैं बैंक में, आप उसका भी नाम नहीं ले सकते, उसकी भी जानकारी आप नहीं ले सकते। भाई पैसा तो बैंक में हमारा जमा है। आप जनधन खाता के नाम पर भिखारी तक का भी आप अकाउंट खुलवा लिए, भिखारी से भी आप उसके मेंटेनेंस का आप पैसा लेते हैं। करीब करीब देश के सभी लोगों ने जनधन का जो खाता खुलवाया था, इंश्योरेंस करवाया था। कितने लोग मर गए, कितने को इंश्योरेंस का लाभ मिला, कोई नहीं जानता है, क्योंकि अब ये सारे निजी जानकारी हो गए। हम नहीं पूछ सकते कि भाई कौन भैया ने इंश्योरेंस करवाया था और उनको पैसा क्यों नहीं मिला। गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, वो समय पर क्लेम नहीं कर पाया, समय पर कागज जमा नहीं कर पाया, समय पर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना पाया। तो ये सब अच्छी योजना, अच्छा सोच होने के बावजूद भी जनधन का लाभ इनको नहीं मिला। सरकार का टूल बनकर ये लोग रह गए। फायदा किसको मिला? अदानी जैसे बड़े लोगों को मिला। फायदा किसको मिला? जो हजारों लाखों करोड़ रुपया लेकर के भाग गए। अब उनके बारे में आम आदमी को कोई जानकारी नहीं होगा, और आम आदमी को जानकारी नहीं होगा तो सरकार पर राजनीतिक प्रेशर नहीं बनेगा। राजनीतिक प्रेशर नहीं बनेगा तो सरकार निश्चिंत हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। आरटीआई को कमजोर करने से आप देश के बारे में कम से कम जान पाएंगे। ये नुकसान आपको हुआ। कहाँ बहाली रुकी हुई है, सरकार ने किस कंपनी को बेच दिया, किस परिस्थिति में बेच दिया, ये सब आप जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। पहले क्या था कि अधिकांश आरटीआई के एप्लीकेशन का जवाब मिल जाता था। आजकल ऐसे कई अधिकारी हमसे मिले, कहे कि जो मैं तो पहला आवेदन को तो छोड़ ही देता हूँ, कोई जवाब ही नहीं देता हूँ। जब अपील में मामला जाता है तब हम देखते हैं। मतलब क्या है, आरटीआई की जो मॉनिटरिंग सिस्टम थी उसको सरकार ने ध्वस्त कर दिया, इसलिए अधिकारी ऐसा बोल पा रहे हैं, नहीं तो ये बात नहीं बोलते। इसलिए आरटीआई कमजोर होने से आप देश के बारे में नहीं जान पाएंगे, सरकार के प्रति सच्चाई नहीं पता होने से आप रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। और भी कई संशोधन सरकार ने किए जिसके कारण आरटीआई काफी कमजोर हो गया। हमारा काम संविधान चर्चा के माध्यम से जो कुछ भी बदलाव हो रहा है उसका अच्छाई क्या है, उसकी बुराई क्या है, आपके सामने रखने का है और एक चर्चा का माहौल बनाने का है।
जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ गलतियां हमारे जानकारी के अभाव में हमने इसमें डाला हो, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसा नहीं बोलें जो जिसके प्रति हम आश्वस्त नहीं हों। अगर कोई चीज़ गलती से इसमें गया है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप अगर कोई गलती इसमें खोज पा रहे हैं तो समझिए कि संविधान चर्चा का यह अभियान मेरा सफल हो गया, क्योंकि अब हम अपने अधिकारों के प्रति सक्रिय हो रहे हैं। और इसी के साथ अगले भाग में हम प्रयास करेंगे कि कुछ नया किसी कानून पर जो सरकार ने बदलाव किया है या उस कानून की अच्छाई क्या है, उस संदर्भ में आपके पास हम लेकर के आएंगे। आपसे भी निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को देखें, दिखाएं, और कहीं संविधान चर्चा अगर आप कर रहे हैं, अपने स्तर से आयोजित कर रहे हैं, तो उसका वीडियो हमको ज़रूर भेजें। उस वीडियो को हम इस भाग का हिस्सा बना करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। साथ ही आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसका व्यूअरशिप बढ़े, लोग अधिक से अधिक देखें। संविधान चर्चा को अपने गांव, ग्राम, जिला, प्रखंड में आयोजित करें, उसका वीडियो बनाएं और हमको भेजें। इसका हम अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। इसी के साथ आज का वीडियो को यहीं हम विराम देते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं पहले की तरह इस वीडियो को भी आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।